स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद हैं। और आज बाजार खुला है शनिवार के दिन, लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। एमसीएक्स पर कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे से ट्रेडिंग होगी। और आज आपको ये भी बता दें कि आज शेयर बाजार में तो कारोबार हो रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स आज क्लोज्ड हैं, वहां पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये एक अपडेट आपके लिए। सोमवार के लिए अगर आप कोई ट्रेड लेके चल रहे हैं तो थोड़ा कैश सेगमेंट में यहाँ पर संभल के ट्रेड करने की सलाह आपके लिए आज के लिए होगी। चलिए अब बाजार पर चर्चा करें तो आज हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी 50 अंक ऊपर आ चुका है, करीब 1.25% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी ½% की बढ़त है। सेंसेक्स पर नजर डालेंगे तो 140 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक सीमित दायरे में आज ट्रेड हो रहा है बाजार में। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो आज ऊपर हैं कोल इंडिया 4% की मजबूती के साथ। पावर शेयरों में तेजी है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ब्रिटानिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर आज तेजी देखने को मिल रही है। वही गिरने वाले शेयरों में एचयूएल में वीकनेस है, नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर आए। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी डाउनग्रेड देखने को मिला, जिसके बाद 2% की कमजोरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक में लगातार दूसरे दिन वीकनेस। विप्रो, नेस्ले, अल्ट्राटेक और आयशर भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो थे निफ्टी के कुछ बड़े काउंटर्स, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है। आज रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट की चुनिंदा स्टॉक्स आज ऊपर है। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, एसआईएस, एमएमटीसी, एचएफसीएल, हुडको जैसे स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। फर्टिलाइजर शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्पेस से कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर की अच्छी मजबूती है। लेकिन चलिए अब ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं आज, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका पहले आपको बता दें, बेहद ही आसान है। लगातार आपके स्क्रीन पर तरीका फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फोन करिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था सवाल पूछने का तरीका। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल जी जुड़ चुके हैं और इन्वेस्ट शॉपी से आशीष कपूर भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और कल ही आपको भी कुछ चेंजेस पता चले होंगे शाम को, जब एक्सचेंजेस की तरफ से नोटिफिकेशन आया, क्योंकि माहौल तो नहीं था आज वापस से काम पे लौटने का। लेकिन ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। पहले तो अमोल जी, आपसे आपके पास पहले बाजार पर राय लेने आएंगे। अब आज जो बाजार खुला हुआ है उसमें ट्रेडर्स भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे, रिटेल निवेशक, कि आज जो मार्केट खुला हुआ है इसमें किस तरीके से ट्रेड करके जाए। एक्सपायरी की डेट्स में भी कुछ बदलाव हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए और किस तरीके से ट्रेड लेके जाना चाहिए, क्योंकि मंडे भी बाजार बंद रहेंगे। जी पूजा जी नमस्ते। आई थिंक जो लास्ट थर्सडे को जो बाउंस बैक हुआ था उसी टेक्सचर को, उसी फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। जैसे कि आपने कहा कि बाजार एक सीमित दायरे में चल रहा है, बट अगर हम कंसोलिडेशन देखते हैं तो वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए अहम लेवल रहेगा 21,600 और 21,580। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा रहेगा निफ्टी ट्रेडर्स के लिए। और जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है, आई थिंक जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये जो पुल बैक रैली है, पुल बैक फॉर्मेशन है, वो आगे जाके आई थिंक 21,750 और 21,800 तक एक्सटेंड हो सकता है। टेक्सचर वही बदलेगा जब मार्केट 21,580 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो थोड़ा सा वीकनेस बढ़ने के चांसेस है। बट फिलहाल तो ट्रेंड मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहने के चांसेस यहाँ से काफी ज्यादा है। ऑलराइट, चलिए और इसी के साथ अब सवाल जवाब का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। और दर्शकों को बता दें कि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, और साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और आपके तमाम स्टॉक्स पे सवाल देने के लिए हमारे आज एक्सपर्ट्स आपको सलाह देंगे। तो सूरत से सतीश मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। सतीश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है जी सर, बताइए आपने क्या स्टॉक लिया है, किस भाव पर? LIC का लिया है 755 पे 230 है। LIC आपने लिया है 755 के भाव पर, और मुनाफे पर तो आप बैठे हैं, लेकिन और कितना रुकना चाहते हैं? रुकना तो मैं बहुत टाइम तक रुक सकता है, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, लंबा कैसा आपका व्यू नजरिया है। रहेगा आगे का। ठीक,
आपका व्यू लंबा है, ठीक है। आशीष बताइए क्या निकल कर आता है? फिलहाल तो मुनाफे में है, 755 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, मेरे मुताबिक LIC का जो एक पेशेंस का दौर था वो मेरे मुताबिक अब निकल गया है। यहाँ से मेरे को लगता है कि LIC के एक जो सेलिंग है, जो इन्वेस्टर्स थोड़े इम्पेशेंट होंगे, जो यहाँ पर इशू प्राइस लिस्टिंग प्राइस पे आए या फिर उसमें इशू में उन्होंने पैसे डाले, पर यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो साफ दिख रहा है। और मेरे मुताबिक जिस तरह से बाकी सरकारी कंपनीज का एक एक करके आ रहा है रुझान वापस, LIC में भी आना चाहिए। और LIC में जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी बिल्ड हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम, या हम जो टियर 2 टियर 3 सिटीज रूरल इंडिया की इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, उसमें LIC का एक बहुत बहुत अहम रोल है। और मेरे मुताबिक LIC का यहाँ से अब आराम से यहाँ से तो 30-40 इवन 50% और अपसाइड आ सकता है अगले 2 सालों में। तो मेरे मुताबिक आप आराम से इसमें बने रहें। जो एक मुश्किल दौर था वो वैसे ही हो चुका है, और यहाँ से मेरे मुताबिक अगर जैसे इन्वेस्टर ने बताया कि 2-3 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो आराम से आप यहाँ से अराउंड 1500 का टारगेट लेके आप इस पे होल्ड करके रखिए। आपके बहुत अच्छा निवेश का इसका बहुत अच्छा रिटर्न आएंगे। करेक्ट। तो LIC इश्यू प्राइस के भी देखिए ऊपर आ चुका है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो काफी अच्छा मौका है। अब यहाँ से तेजी दिखेगी तो बने रहिए स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली से जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, स्टॉक सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैम। मैम मेरे पास NLC इंडिया के जी। 500 शेयर है 246 पे, और मेरा 1 से 1.5 साल का व्यू है। हेलो। अच्छा ठीक है। अमोल जी सजेस्ट करिए। NLC इंडिया हल्का नुकसान हो रहा है इनको 4,500 के आसपास का, लेकिन 1-1.5 साल का वक्त दे सकते हैं इस स्टॉक में, क्या करें? जी, आई थिंक स्टॉक काफी ज्यादा चला है। 60-50 से स्टॉक में जो कंसिस्टेंटली रैली आ रहा है वो अभी भी मेंटेन है। थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट अगर मैं इनका व्यू थोड़ा सा बड़ा इसके लिए वीकली चार्ट्स के ऊपर देख रहा था, तो वीकली चार्ट्स में कहीं भी मुझे सेलिंग नहीं दिख रहा है अभी भी। आई थिंक एक 210 का एक सपोर्ट दिख रहा है। 210 के आगे अगर नीचे ट्रेड होता है तो स्टॉक में थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट और बढ़ेगा। अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव है, और ऊपर में आई थिंक 270-280 तक भी के भी लेवल्स आ सकते हैं। महाराष्ट्र से कौशल अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कौशल हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू अपना सवाल हमें भेजने के लिए। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाह रहे हैं। कौशल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कार्ट्रेट टेक पर इनका सवाल है, और आशीष आपके पास आऊंगी। 795.56 की इनकी बाइंग प्राइस है जो इन्होंने हमें लिस्ट करके दी है। फिलहाल तो ये घाटे में है, बात नहीं हो पा रही, वरना नज़रिया हम समझ लेते। बहरहाल आपकी क्या राय होगी 795.56 कार्ट्रेट टेक? देखो, मेरे मुताबिक ये इसका कोई मॉडल मेरे को कभी ज्यादा समझ नहीं आया कि इसमें खास क्या यूनिक चीज कंपनी लेके आई है। एक तरह से अपने आप को पोजीशन किया है ऐसा स्टार्टअप एंड ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी स्टॉक, पर जो ये धंधा कर रहे हैं मेरे मुताबिक तो वो तो बहुत ऐसे लोग और हैं, बहुत और हैं, चाहे आप किसी कार्स 24 की बात करो या और कितने और ऐसे सिमिलर, मतलब मैं कहूँगा थोड़ा बहुत यूनिक होगा इसमें, पर इससे सिमिलर चीजें बहुत है जो ऑलरेडी ये धंधा कर रही है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्जिन है या बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ऑलरेडी इशू प्राइस भी बहुत महंगा आया था। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रुकने का कोई तुक बनता है। मेरे मुताबिक यहाँ से आप पैसे निकाल के किसी और जगह डालेंगे तो इस मार्केट में आपको बहुत और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपना पैसा बढ़ाने की। ठीक है। तो ये है सलाह कार्ट्रेट टेक पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ सावंत पटेल जी मौजूद है फोन लाइन पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप सावंत जी, और सवाल क्या है आपका? मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ, और मैम मैंने SBI बैंक के 500 शेयर खरीदे 640 के रेट पर।
तो अभी होल्ड करूं कि अच्छा, फिर 500 शेयर कर शेयर्स हैं आपके पास 640 पर। दूं? यस 640 शॉर्ट पर टर्म के लिए SBI लिया है बैंक क्या पे। आपने एसबीआई को? सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? हाँ मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। अच्छा, खैर एसबीआई अच्छा बैंक है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर्स भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी तो सलाह मैं भी दे सकती हूँ आपको। लेकिन चलिए, ट्रेड के लिहाज से लिया है तो ये अमोल आपको बताएंगे। अमोल जी, एसबीआई 640 पर इन्होंने लिया हुआ था, थोड़ा नीचे आ चुका है इनके बाइंग प्राइस से, बट क्या करें, एसबीआई में नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? आई थिंक पूजा जी मैं भी सहमत हूँ, अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एसबीआई वैसे भी ब्लू चिप काउंटर है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। इवन वीकली चार्ट्स पे भी टेक्सचर अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में लोअर टॉप्स बन रही है, थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है। और दूसरा एक है कि वो स्टॉक 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है, तो शायद एक करेक्शन थोड़ा सा ये जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो आई थिंक ऊपर में 635 और 645 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, और ये अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो स्टॉक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, और 615 610 के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर बाउंस बैक आता है और प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शायद थोड़ा पोजीशन वो रिड्यूस कर सकते सार्थक दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सार्थक। सार्थक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। जी बताइए। मैम मेरे पास जेपी पावर के स्टॉक्स हैं 2008 रुपए 80 पैसे के भाव से, ओके। और एनबीसीसी के मेरे पास 450 शेयर हैं 47 रुपए के हिसाब से। 47 मैं पर 203 साल NTPC। 47 रुपए 4 पैसे। ओके ओके, ठीक है। मैं 2 साल तक और इसमें निवेश कर सकता हूँ, तो मैं एनबीसीसी, जानना चाहता हूँ क्या अप्रोच है। हाँ जी ठीक है। आशीष, एनबीसीसी 4760 और जेपी पावर में इन्होंने 880 पर लिया हुआ है, 8 रुपये 80 पैसे। देखो मेरे मुताबिक अगेन डिपेंड करता है इन्वेस्टर का कैसे नजरिया है। मेरे मुताबिक तो इन दोनों में एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है। और मेरे मुताबिक ठीक है, अभी मार्केट में तेजी है तो इसलिए कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है और मूवमेंट आ जाए। पर जेपी पावर का ऑल्सो, क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है तो उसमें और हो रहा है। बट अगर पूरा देखा जाए तो ग्रुप का पूरा जो हिस्ट्री है कैपिटल क्रिएशन की वो बहुत डूबियस है। तो मेरे मुताबिक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करनी चाहिए जेपी पावर में। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा अपना निवेश होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो टर्न अराउंड लग रहा है कि इस टाइम शायद एक्चुअली हो जाए और कंपनी बड़े अच्छे मुनाफे में आ जाए। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करें, ताकि आपका जो निवेश है वो उतना, जितना आपने निवेश किया था 7-8 रुपए में, उतना कॉस्ट आप जरूर निकाल लें ताकि आपका जो निवेश है सेफ हो जाए। जहाँ तक एनबीसीसी का सवाल है, अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो इसमें भी आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि 47 में लिया है, इसमें भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि मूवमेंट काफी हो गया है। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें भी बनती है, हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रखूंगा जेपी पावर की तुलना में। पर तब भी आप क्योंकि तेजी है और इन स्टॉक्स की सबकी वैल्यूएशन, खास करके एनबीसीसी वगैरह की मूवमेंट और भी बहुत तेज हुई है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर इसमें भी बनती है। तो मुनाफा हो रहा है आपको, लेकिन कोई अभी फिलहाल जिन कंपनियों में आपका निवेश है थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, बहुत बड़ा कुछ एक्शन काफी समय से दिखा नहीं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपने दोनों ही स्टॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें बिहार से सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर प्रभाकर झा जी ने। टाटा मोटर्स है इनके पास 200 शेयर्स, इन्होंने 407 पर लिया हुआ था। अब इनकी खरीदारी से तो ये स्टॉक दोगुना हो चुका है, 800 के पार ये स्टॉक निकल चुका है। इन्हें मुनाफा भी 80,000 से ऊपर का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। अमोल जी, अब इन स्तरों पर क्या सलाह देंगे आप टाटा मोटर्स में? आगे के लिए टारगेट्स भी इनको बताइए, और क्या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें टाटा मोटर्स में? कि पहले तो उनको बधाई, एक तो ब्लू चिप स्टॉक और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया है, ये भी एक अच्छी बात है। स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, अगर वो प्योरली एक 2 महीने या 3 महीने के हिसाब से देख रहे तो मुझे लगता है कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वैसे वीकली और मंथली चार्ट्स पे कहीं भी वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट है,
और अगर मार्केट वोलाटाइल होता है तो स्टॉक में एक टेक्निकल करेक्शन ट्रिगर हो सकता है बिलो 800, जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आई थिंक पार्शियल बुकिंग करना ये आइडियल स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो देखते हैं। टर्म का नजरिया तो पार्शियली आप थोड़ा बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, तो बने रहिए अपनी होल्डिंग्स के साथ। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ नीतिलेश पावस्कर जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नीतिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? मैं हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर बार बार 4400 के आसपास आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए 4400 को ब्रेक डाउन करेगा। तो 4400 का जो हीरो मोटोकॉर्प का पुट ऑप्शन है उसके साथ मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 52 रुपीज के ऊपर लेना है। अभी का करंट मार्केट प्राइस चालू है 50 रुपीज के आसपास। तो जैसे ही 52 रुपीज क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करनी है। 45 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट होगा वो 65 से लेके 80 रुपीज। नीतिलेश आपका समय देने के लिए, रणनीति भी सुझाने के लिए। थोड़ी देर पहले हम टाटा मोटर्स पर बात कर रहे थे, अब देखिए हीरो मोटो पर स्ट्रैटेजी आ चुकी है ऑप्शन रणनीति की, लेकिन यहाँ से बिकवाली आ सकती है। तो 4400 की पुट खरीदने की सलाह 52 रुपए के आसपास है। 65 से 80 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं पुट ऑप्शन में। अधिकतम मुनाफा जिसमें 6000 तक का हो सकता है, नुकसान 1500 के आसपास का। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं सेबी की तरफ से, जो हमेशा हम आपको इससे जुड़ी सलाह भी देते हैं कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है ऑप्शन में ट्रेड करते समय, खास करके रिटेल निवेशक इसका ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब आपको अपडेट देते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। दावोस के स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हो रहा है और 2024 में भारत की ओर से महाराष्ट्र ने अपना जलवा दिखाया। टाइम्स नेटवर्क के साथ खास बातचीत में महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री उदय सावंत ने जानकारी दी कि राज्य ने 2 दिन से भी कम समय में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में निवेश को और बढ़ावा देने के लिए दुबई में एक निवेश डेस्क भी खोल रखा है। महाराष्ट्र इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल था, है और रहेगा। वेदांता फॉस्कॉन से लेके 3 टाइम्स आगे जाके हम एमओयू करेंगे और इंडस्ट्री लाएंगे। आज मुझको आनंद है कि हम 3,30,000 करोड़ के एमओयूज कर रहे हैं और वो पूरे इम्प्लीमेंट होंगे। और आज एक साबित हो गया है कि महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और उसकी वजह से ये 3.30 लाख करोड़ के एमओयू हमारे साथ हो रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं हमारे दर्शक के साथ। क्षितिज शर्मा चंडीगढ़ से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार क्षितिज। नमस्कार मैम। पूछिए। मैम मेरे पास ना पीवीआर इनॉक्स 66 शेयर है। हाँ। 1849 की उस पे प्राइस रेंज पे। ओके। मैम उस पे अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, तो जी। फिर कितने समय के लिए आपने खरीदा था ये? मैम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीदा था। शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1849। ऑलराइट अमोल, क्या लगता है इनको अब फिलहाल घाटा रिकवर करने के लिए और कितना समय देना चाहिए? सरप्राइजिंगली करेक्शन एक्सटेंड हुआ स्टॉक का, और एक निगेटिव चीज और है स्टॉक में कि उसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी अभी स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म एक टेक्सचर ओवरसोल्ड है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक ही है, रिवर्सल अभी तो नहीं लग रहा है, बट अगर ये बाउंस बैक आता है तो 1600-1620 तक ये स्टॉक आ सकता है। वहां पे चाहे तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड मुझे लग रहा है कि 1460 और 1450 ये इमीडिएट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे, तो अगर इसके ऊपर रहता है तो एक बाउंस बैक आने के चांसेस स्टॉक में दिख रहे हैं। सलाह पीवीआर आइनॉक्स पर आज 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को शामिल करेंगे। दिल्ली से अक्षय सिंह जी ने हमें सोशल मीडिया पे सवाल भेजा है और इनके पास है डेल्टा कॉप। 107 पर लिया है उन्होंने ये स्टॉक। नुकसान हो रहा है फिलहाल इन्हें और 145 के आसपास ये स्टॉक आज कारोबार भी कर रहा है। इनकी जो खरीदारी भी है वो थोड़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है। बात तो नहीं हो पाई है
कि कितना समय और दे सकते हैं, बट अमोल आपका क्या सुझाव होगा डेल्टा कॉर्प पर? मुश्किल है क्योंकि एक तो स्टॉक काफी वोलाटाइल है और गैप डाउन ही होता है मोस्टली। बट अभी एक बड़े करेक्शन के बाद एक स्टॉक में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, तो मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज पकड़ के चल रहा हूँ स्टॉक में, जो नीचे में 140 के आसपास है, जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और ऑन द हायर साइड 160 के आसपास मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ट्रेड हो सकता है। अगर 139 के नीचे ट्रेड होता है तो वीकनेस बढ़ने के चांसेस है, अदरवाइज ये अपर बाउंड्री की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो 155 160 तक ये इमीडिएट में जा सकता है। दिनेश कुमार अब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार दिनेश। दिनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी जी, मुझे आ रही है। बताइए आपका स्टॉक। जी, मेरा स्टॉक है अवंती फीड। ओके। ये मैंने 6 साल पहले लिया था। ये हमारा एवरेज प्राइस इसका 585 है। और ओके। जी, तो इसमें जाना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी होल्ड करूँ या निकालूं। चलिए, एवरेज प्राइस आशीष इनकी 585 है अवंती फीड्स में। घाटे में तो है, काफी लंबा रुक भी चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, मेरे मुताबिक बहुत सालों से इसमें बात हो रही है कि बहुत ग्रोथ आएगी, पर कभी भी ग्रोथ देखी नहीं, डिसअपॉइंट किया है लगातार काफी देर से इन्वेस्टर्स को। तो मेरे को नहीं लगता ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए। हल्का फुल्का नुकसान है, आप इसमें निकल जाएं। आपके जो निवेश है वो उसमें, अब जैसे इस मार्केट में बहुत और अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी बात ये है, तो इट्स बेटर टू गो जहाँ पे पैसे बन रहे हो, जहाँ पे कि एटलीस्ट कंपनी में ग्रोथ विजिबल हो, ना कि सिर्फ प्रोमिसेस हो। तो हाँ, मेरी सलाह होगी कि यहाँ से निकल के आप कहीं अपना पैसा कहीं और डालें। की सलाह आप काफ़ी रुक चुके हैं और फिलहाल किसी भी तरह से मुनाफे में आने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले महात्मा फुल रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। कंपनी ने ग्रीन और क्लीन महाराष्ट्र बनाने के लिए जरूरी MOU पर हस्ताक्षर किए जाने पर अपनी खुशी व्यक्त भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। हम एक्सपेक्टेशंस ये लेके आए थे कि रिन्यूएबल और टेक्नोलॉजी एनर्जी रिसोर्सेस में कुछ FDI आ जाए, कुछ कंपनियों के साथ MOU हो जाए, और 3 दिनों में हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा हमने MOU किए हैं। तो मुझे लगता है कि फॉर द लास्ट 3 days दे वर सुपर्ब एंड वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। सो हमारे CM साहब की विजन है कि पूरे महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी हो जाए, हाइड्रोजन एनर्जी आ जाए, कार्बन क्रेडिट्स मिले, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, पोल्यूशन कम हो जाए। तो इस एंगल पे अगर देखा जाए तो हमने जितने भी MOUs किए, आज हमने 56,000 करोड़ के MOU किए, उसमें सारे के सारे MOUs इस विजन के लाइन पे है, इसलिए वो बाकी MOUs से अलग है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा MOU हमारा जर्मन कंपनी के साथ है, जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी 3000। उन्होंने 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years हमें डेडिकेट की है। हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। अगर आप किसी भी स्टॉक में निकलना चाहते हैं या उसमें अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं, हम आपको देते हैं इस शो में तमाम सलाह। लेकिन इस बीच, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एक अनयूजुअल सा ट्रेडिंग सेशन है और मंडे को अब बाजार बंद रहेंगे। अब ऐसे में अगर आप एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और अगर आज आपकी SIP जानी है या अगर आपने आज पैसे लगाने हैं किसी म्यूचुअल फंड में, भले ही SIP के जरिए हो, लमसम हो आज के ट्रेड को देखते हुए, तो क्या ये ट्रेड जा पाएगा? कैसे समझे? अगर आप आज पैसे लगा भी रहे हैं तो कब की आपको NAV मिलेगी? तमाम गुत्थी समझते हैं। यूनियन AMC के CEO जी प्रदीप कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका 18 Now स्वदेश में। और ट्रेडिंग सेशन अनयूजुअल है वैसे, लेकिन आपको तो आदत होगी ना शनिवार के दिन काम करने की। गुड मॉर्निंग। आदत तो है शनिवार काम करने की, लेकिन आज तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है, अलग तरीके का ट्रेडिंग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शक तो लगातार देखिए शो पे सवाल पूछ रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। अब जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उनको अगर आज इस बाजार को देखते हुए पैसे लगाने हो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में या SIP अपनी शुरू करनी हो, तो क्या आज वो एक्सेप्टेड होगी? पहली बात यह है कि आज मार्केट में तो ट्रेडिंग चालू है, लेकिन वो एक
स्पेसिफिक कारण से चालू है, कुछ सिस्टम डीआर सिस्टम चेक करने के लिए। लेकिन सारे म्यूचुअल फंड का आज नॉन बिजनेस डे कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर लेवल पे ट्रांजैक्शन आज एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज एक्सेप्ट करेगा तो भी वो आगे ट्यूसडे का एनएवी पे होगा। मंडे भी छुट्टी है, तो आज आप एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं, लेकिन आपका आज का एनएवी में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है। और एनईवी हमें मिलने वाली है कब की? फिर मंगलवार की। मान लीजिए आज के दिन किसी की अगर एसआईपी शेड्यूल्ड ही थी, है ना, क्योंकि अलग अलग तारीखों पे लोग अपनी एसआईपी शेड्यूल करके रखते हैं, या मान लीजिए किसी ने एक मुश्त पैसे लगाने हो या कुछ खरीदना हो, तो वो एनईवी हमें मंगलवार की मिलेगी? मंगलवार की एनएवी मिलेगी, क्योंकि मंडे सारे मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक सब बंद है बॉम्बे में, तो उसके कारण एनएवी होगा मंगलवार की। अच्छा, अगर आज किसी को अपने किसी निवेश से निकलना हो तो क्या वो मुमकिन होगा? मान लीजिए अगर आपको कुछ अपना म्यूचुअल फंड में से पैसे निकालने हो तो आज क्या वो मुमकिन हो सकता है? नहीं, आज एप्लीकेशन आप डालेगा तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो भी मंडे का एनएवी के ऊपर उसका ट्रांजैक्शन होगा। आज निकालना भी नहीं होगा म्यूचुअल फंड में, नॉन बिजनेस डे कहते हैं। आज व्यापार म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। उस डे की एनएवी पे निकालेंगे ना, ये कह रहे हैं आप? यस। ठीक है। तो आज 3 बजे से पहले जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन खरीदारी या बिकवाली जो है वो नहीं की जा सकती है किसी भी म्यूचुअल फंड। ईटीएफ में भी आप सेम कहेंगे? ईटीएफ का अलग है, क्योंकि ईटीएफ जैसा स्टॉक्स आप खरीदते हैं बेचते हैं उसके हिसाब से वही तरह से ईटीएफ में भी ट्रांजैक्शन होता है। तो ईटीएफ आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमारे साथ हैं और ऐसे में बाजार को लेकर हम आपकी समझ को ना समझें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये बताइए, आज का अगर हम ट्रेड छोड़ भी दें तो भी कुल मिला के इस पूरे हफ्ते की चाल अगर बाजार की देखी जाए तो आप कैसे इसको पढ़ रही हैं? कितने चिंता की बात है? बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं, खासतौर से म्यूचुअल फंड के निवेशक जिनको अभी थोड़ा सा मुनाफा दिखाई भी दे रहा हो अपने किसी फंड में, तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मुनाफा कुछ ना कुछ बांध कर निकल लिया जाए। तो अब भले ही आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हो, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में भर रखे हैं और मोटा मुनाफा दिखाई दे रहा है, क्या वो बांध लेना चाहिए? क्योंकि बाजार में अगर डर तो लगता ही, अगर तेजी से ऊपर जा रहा हो या तेजी से गिर भी रहा हो निवेशकों को। तो मार्केट में तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, लेकिन आप देखेगा तो अभी हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो बहुत पॉजिटिव ही है, क्योंकि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छे होने वाला है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का भी उम्मीद है। तो ये माहौल में अभी मार्केट से निकलना मेरी तरह से अच्छा कदम नहीं होगा, क्योंकि ये कोई बोल नहीं सकते कि शॉर्ट टर्म में ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट और ऊपर हो सकता है। हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, जो कारण मैंने बताया। तो मेरे ख्याल में एसआईपी बंद करना या मार्केट से पैसा निकालना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही कदम नहीं होगा इस स्टेज पे। चलिए, आपने समय निकाला प्रदीप कुमार सर और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आज नॉन बिजनेस डे है। हालांकि एप्लीकेशंस आप खरीदारी या बिकवाली की डाल सकते हैं, जो एग्जीक्यूशन होना है वो होगा मंगलवार को। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र गुप्ता साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गुप्ता साहब। नमस्कार मैडम। सर बताइए। मैडम मेरे दो सवाल है, अगर आप ले पाए तो। जी बताइए। एक तो HDFC बैंक है, 100 शेयर 1620 रुपए में। 1620 में, ठीक है। और एक सफारी इंडस्ट्रीज है, ये मेरी एवरेज है अभी पड़ती है 2050। 2050 आपकी एवरेज प्राइस है। मैंने 4100 रुपये में लिए थे और फिर बोनस मिल गया एक पर एक शेयर। अब मेरे पास 60 शेयर है, हमारी कॉस्टिंग आ रही है 2050। ठीक है, ठीक है। दोनों में ही आपका सवाल हम लेंगे। HDFC बैंक 1620 में आपने ले रखा है और सफारी इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि 2050 आपकी एवरेज प्राइस है। दोनों में कितना नजरिया होगा सर आपका? नजरिए की तो कोई बात नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने। ऑलराइट, अमोल के पास में आऊंगी। अमोल, सफारी इंडस्ट्रीज में एवरेज है इनका 2050। जी, आई थिंक ये थोड़ा स्टॉक करेक्शन में है और जहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद थी
वहां पे भी बाउंस बैक नहीं आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम में है, तो ये थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, शायद करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है आगे जाके। फिलहाल तो मैं एक डबल बॉटम का सपोर्ट पकड़ूंगा, 1850 और 1840 के आसपास आएगा वो। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक स्टॉक में एक बाउंस बैक आएगा, तो आई थिंक ऑन द हायर साइड 2050 के लेवल दिख सकते हैं, बट वो पुल बैक रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, बट 1840 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक उनका एचडीएफसी बैंक था, राइट? जी जी जी। जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में यस डैमेज तो हुआ है अच्छा खासा, और एग्जिट भी नहीं मिला ट्रेडर्स को क्योंकि गैप डाउन हुए, बट अगर थोड़ा व्यू एक्सटेंड करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो ये स्टॉक अच्छा है। यस, ये फॉल एक बार रुक जाएगा तो आई थिंक एक नया रैली स्टॉक में हो सकता है। इमीडिएट में मैं शॉर्ट टर्म में सपोर्ट्स देखूंगा 1460 और 1450 के, और बाउंस बैक अगर होता है शॉर्ट टर्म में प्योरली, तो ये 1540 1560 तक ये बाउंस बैक हो सकता है। आपको कमला मिल्स के अंदर आना अब कोलकाता से अगले दर्शक जुड़े हैं, पंचाना। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा HDFC लाइफ का जो 539 स्टॉक होल्ड है, तो उसको क्या छोड़ना चाहिए कि अभी होल्ड करना चाहिए? मेरा बाइंग प्राइस है उसका बाइंग सवाल प्राइस पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। उसका जो बाइंग प्राइस है 618 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, ओके। अमोल जी, आप सलाह दीजिए। एचडीएफसी लाइफ हाल फिलहाल लग रही है थोड़ा नीचे आया है, इस वजह से इनको चिंता हो रही है। ज्यादा बात तो नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा लाइन में भी डिस्टरबेंस है, बट आप क्या सलाह देंगे? एचडीएफसी लाइफ में डरने वाली बात है इस गिरावट से? आई थिंक मीडियम टर्म में तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, काउंटर अच्छा है, बट यस 2 महीने में चला नहीं है। हालांकि मार्केट वन साइड चल रहा था, बट ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद भी वापस करेक्ट हुआ और अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़ा सा टाइम स्टॉक ले सकता है, बट डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एक 600 और 595 के आसपास लग रहा है। शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक आ सकता है, इतना बड़ा रैली इमीडिएट में नहीं लग रहा है स्टॉक में आएगा, 640 650 तक जा सकता है, बट वो थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं मीडियम टर्म के लिए, तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है। ऑलराइट, विश्वास राव का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम लेंगे, और आशीष टेक महिंद्रा, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 1180 की है। देखो, टेक महिंद्रा मेरे को लगता है कि इसको उनको होल्ड करना चाहिए। जो टेक का एक मुश्किल पीरियड था वो मेरे मुताबिक अब हम उसमें से निकल आए हैं, और जो ये खास करके जो बड़े वाले कंपनीज हैं इन सब में मेरे मुताबिक बने रहना चाहिए। यहाँ से आगे चल के और अच्छे इनका इनका रिजल्ट्स आएंगे और रुझान भी अच्छा होगा, तो मेरे मुताबिक टेक महिंद्रा में जरूर होल्ड करके रहना चाहिए। अभी तो नवे मूवमेंट स्टार्ट हुई है, मेरे मुताबिक अगले 1-2 साल में यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। ये है सलाह टेक महिंद्रा पर। अगला सवाल हमें तेलंगाना से आया है भरत जी का। इनका सवाल है अशोक लेलैंड पर। 111 शेयर्स इन्होंने 179 पर लिया हुआ है। ये स्टॉबिंग की खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है, थोड़ा नीचे आ चुका है, 174 पर आया है, तो मामूली नुकसान में है ये, लेकिन इन्होंने खरीदारी किया और उसी में अपना सवाल भी पूछ लिया है। अमोल जी, अशोक लेलैंड शॉर्ट टर्म नजरिया ही लग रहा है इनका, टारगेट्स क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर आप अशोक लेलैंड के लिए? एक रेंज बाउंड में है, ऑन द हायर साइड 185 और ऑन द लोअर साइड 165, यही रेंज में आने लास्ट 2 मंथ से यही रेंज में घूम रहा है, तो अभी फिलहाल तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आता इधर साइड, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं लग रहा है, तो बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज जब तक 165 के ऊपर है ये स्ट्रेटेजी बेटर लग रही है। ऑन द हायर साइड 185 और 186 ये लेवल्स अहम रहेंगे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं। कोलकाता से संदीप कुमार दास मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी, नमस्कार।
चलिए तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। रेणुका शुगर पर आशीष, इनकी खरीद है जो बता रहे हैं हमने, और इनकी जो बाइंग प्राइस है इन्होंने लिखी है 54। मेरे मुताबिक शुगर अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा स्टोरी आगे जाके होना है, पर रेणुका शुगर मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मेरे को लगता है कि यहाँ से अभी भी अगर निकल जाए नुकसान है, बट इनमें से जो दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे बलरामपुर चीनी हो या आपका अवध शुगर हो, या जो कंपनी जो थोड़ी वेल मैनेज्ड हैं और जिनमें कोई इतना कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं रहा, उनमें चले जाएं तो आपका जो नुकसान है वो उसकी भरपाई हो जाएगी और आगे रिटर्न भी अच्छी है। बट ओवरऑल शुगर सेक्टर में हम पॉजिटिव, बट नॉट श्री रेणुका शुगर। बलरामपुर चीनी मेरे मुताबिक सबसे अच्छा पिक होगा, और बाकी अवध शुगर भी अच्छा है और कई और भी चीजें अच्छी होंगी, बट अवध एंड बलरामपुर चीनी मेरे को इमीडिएटली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। एक और सवाल है इनका बजाज फाइनेंस का, और इनकी बाइंग प्राइस ये कह रहे हैं 1700 है। जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है, अगर 1700 की इनकी प्राइस है तो फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो बजाज फाइनेंस का बहुत हाई ग्रोथ का पीरियड था वो एक तरह से खत्म हो गया। यहाँ से एक नॉमिनल इंडेक्स रिटर्न देगा, और आपका एक बहुत अच्छा फ्रंटलाइन स्टॉक है, लीडरशिप का स्टॉक है, और आपने बहुत अच्छे दाम में लिया हुआ है, तो जरूर बने रहें। अपना जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो एक कंपनी ऑफ कोर्स एक लार्ज कैप बन गया है और वैल्यूएशन बहुत हाई है, और दूसरा मेरे को लगता है कि एनबीएफसी को लेकर जो रेगुलेटर की चिंताएं हैं उसका असर इस पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जाकर रेगुलेटर शायद इनको एक बैंक बनाने में भी मजबूर करे, क्योंकि रेगुलेशन के लिहाज से इतना बड़ा एनबीएफसी रेगुलेटर को जरूर चिंता देता है। तो उस तरह से थोड़ा सा इनका ग्रोथ म्यूटेड होगा आगे, और क्योंकि वैल्यूएशन भी हाई है तो उतने जो रिटर्न जैसे पहले आ रहे थे, पहले कुछ सालों में आ रहे थे, उतना नहीं होगा। पर जो इनकी प्राइस है वहां पे तो बहुत ही सेफ है, और मेरे मुताबिक यहाँ से भी इंडेक्स रिलेटेड या इंडेक्स को बेटर तो रिटर्न दे ही पाएगा अगले कुछ सालों में भी, तो इसलिए जरूर बने रहे। ऑलराइट, चलिए तो ये राय दो स्टॉक्स पर, और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एमएमआरडीए ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया, और इस महत्वपूर्ण समिट में एमएमआरडीए का मुख्य लक्ष्य हरित कल के लिए सस्टेनेबल इम्पैक्ट को बढ़ावा देने वाले एमओयू साइन करने पर है। देखिए खास रिपोर्ट। पहली बार है कि एमएमआरडीए डेवोस में रिप्रेजेंट हुआ है, और डेवोस में आने के पीछे हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर जो ग्लोबल कंपनीज है उनके जो सीईओज है उनके साथ इंटरेक्शन हो पाए, और यहाँ पर कुछ ऐसे एमओयूज साइन किए जाए जिससे एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट हम कर पाए। फोकस एमएमआरडीए का ये सारे चीज़ों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो कि हमारा प्रमुख काम है, इस पे था। तो ये तीनों दिन में काफ़ी अच्छा रहा। वी वर एबल टू मीट some of the CEOs of the leading consultancy firms, CEOs of the leading manufacturers, CEOs of leading construction companies all over the world, जो अपने टेक्नोलॉजी यहाँ पर देना चाहते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है कई सारे 5 देशों के साथ हमारे एमओयूज भी हुए हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रहा। सर, किस तरह का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इन एमओयूज की थ्रू? तो देखिए, एक एमओयू हमने एक नेदरलैंड सरकार के साथ किया है, दैट इज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है भारत में, और एमएमआर रीजन में भी ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है उतनी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक एमओयू ये हुआ है। एक एमओयू हमने एक लिवेबल सिटीज फाउंडेशन के साथ किया है, दैट इज रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब कोलकाता से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, प्रेम कुमार। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार सर जी, मेरा श्रीराम प्रॉपर्टीज लिया हुआ आईपीओ में आया हुआ है 118 का। अभी की क्या दाम चल रहा है? इसको रखना चाहिए कि अब बेच देना चाहिए? हेलो, ठीक है, 129 पर चल रहा है फिलहाल ये स्टॉक। 118 पर आपको आईपीओ के समय अलॉट हुआ था। यहाँ पर आशीष जी क्या सलाह देंगे? जी, कुछ और भी सवाल है आपका?
हाँ, एक तो इंडिया बुल हाउस। ठीक है आशीष जी, आप सलाह दीजिए। श्रीराम, देखो जहाँ श्रीराम ठीक है, इंडिया बुल्स प्रॉपर्टीज, हाउसिंग पर भी सवाल है, चलिए वो भी ले लेंगे हम। हाँ देखो श्रीराम प्रॉपर्टीज को मैं ट्रैक नहीं करता, तो इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इंडिया बुल हाउसिंग मेरे मुताबिक ठीक ठाक है, आप इस पे होल्ड अभी बने रख सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ठीक है, बट श्रीराम प्रॉपर्टीज का मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं इसको ट्रैक नहीं। श्रीराम प्रॉपर्टीज को आशीष जी तो ट्रैक नहीं करते, और ये इसको ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। चार्ट्स देख लेते हैं एक बार। अमोल जी, जो भी थोड़े बहुत चार्ट्स अवेलेबल है इसके, आप कुछ सलाह दे पाएंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज पर? सपोर्ट्स बता सकता हूँ, व्यू मेरा भी वैसे न्यूट्रल है स्टॉक के ऊपर, बट 119 एक सपोर्ट अच्छा है स्टॉक में, जहां से लास्ट करेक्शन होके एक रैली हुआ था और यहाँ पे हायर बॉटम भी है। तो आई थिंक 119 एक सपोर्ट अच्छा है। अगर जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है स्टॉक में, वो कंटिन्यू रह सकता है और ऑन द हायर साइड 137 140 तक जा सकता है। रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आलोक इंडस्ट्रीज आपने खरीदा हुआ है? जी जी मैम, आलोक इंडस्ट्रीज खरीदा हुआ है, 22 रुपए पे लिया था। ओके। 8000 शेयर। मैं इसमें 2-3 साल दे सकता हूँ। और 2-3 साल, बढ़िया। जी जी मैम, जी जी, तो आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा इसके ऊपर। श्योर। आशीष, 22 की इनकी खरीदारी है, बेहतरीन प्राइस पे, फिलहाल मुनाफे में भी है, लेकिन क्या 2-3 साल का समय देने का आप इनको सलाह देंगे कि ये निकल जाए प्रॉफिट बांधकर? 2-3 साल अगर वेट कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो जरूर इसमें होल्ड करके रखें, क्योंकि कंपनी का जो अब परिवर्तन हुआ है मैनेजमेंट में, और जो मेरे मुताबिक जो अब इनके पास क्षमता है, उसका काफी ज्यादा काफी ज्यादा स्कोप है आगे चल के। तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए, अगर समय की पाबंदी नहीं है तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफी है। तो यह सलाह आलोक इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस के यहाँ पर अधिग्रहण के बाद हमने देखा रिवाइवल की कोशिश काफ़ी हो रही है और काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में, और आपको भी सलाह दे दी गई इस शेयर पर। चलिए, अब अहमदाबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, अर्जुन परमार जी। अर्जुन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका सर, पूछिए। मैं फ्यूचर रिटेल का शेयर बाय किया था, मतलब 80 रुपीज के भाव से 2021 में, जब रिलायंस के साथ डील हुआ था। 9000 शेयर है मेरे पास, तो उसका मतलब उसके बाद डील कैंसिल हो गया और वो स्टॉक मतलब बैंक करप्ट में चला गया और 3 रुपया 40 पैसा पे आ गया। तो क्या करना चाहिए इसमें? अब अर्जुन जी, इसमें तो करने लायक कुछ बचा ही नहीं है स्टॉक में। जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, टाइमलाइन आपने बिल्कुल सही बताया, रीजन आपने बता दिया है, और भारी नुकसान हो चुका है इस स्टॉक में आपको। अभी इम्पोर्टेंट अर्जुन जी आपके लिए ये है कि यहाँ से नुकसान की भरपाई कितनी तेजी से हो सके, क्योंकि आपने बहुत सारे शेयर्स भी ले लिए हैं, बहुत ऊंचे भाव पर भी ले लिया था, वो लेवल्स तो आना बहुत समय लग सकता है इसमें। तो कोशिश अब ये आपको करनी चाहिए कि कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सके। आशीष जी, कुछ हेल्प कर पाएंगे आप इनकी? देखिए, मेरे मुताबिक अगेन इस स्टॉक को मैंने भी कोई बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया हुआ, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बने रहने का कोई ज्यादा तुक है। मेरे मुताबिक तो निकल जाना चाहिए। और हमने शो के दौरान काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हमने चर्चा भी की है। आप SBI जैसे स्टॉक्स के भी हम बात कर रहे थे। आशीष जी, आप ही इनको सलाह दीजिए, कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसी कंपनी इनको बताइए जिससे तेजी से इनके जो नुकसान है वो रिकवर हो पाए। देखो, मेरे मुताबिक तो इनका जो नुकसान है तो बहुत मुश्किल है रिकवर करना, बट मेरे मुताबिक मार्केट में जहां जहां अपॉर्चुनिटीज, अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो HDFC बैंक, रिलायंस,
ITC तीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप के साथ जाना चाहें तो मेरे मुताबिक कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हम देखने की शानदार टर्न अराउंड हो रहा है। प्राग मिल्क एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे मुताबिक काफी देर से स्टॉक अब चला भी नहीं, तो यहाँ पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि जो सरकारी कंपनीज में खास करके जो डिफेंस, रेलवे, पावर से जुड़ी हुई हैं, जैसे REC है, NTPC है, कोल इंडिया है, BEL है, इन सब में कभी कहीं पे भी गिरावट में अगर आप लेते हैं तो आगे बहुत अच्छा स्कोप आपका बनेगा। ओवरऑल मैं समझूंगा कि इंफ्रा, पावर, इनके जो दिग्गज काउंटर्स हैं, चाहे अगर निजी सेक्टर की बात की जाए तो टाटा पावर है आपका, किसी अगर फॉल में अगर GMR एयरपोर्ट्स दोबारा मिल जाए तो सस्ते भाव में, तो ये सब स्टॉक्स हैं जो आगे चल के काफी अच्छा शानदार रिटर्न देंगे। और अगर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो तो मैं एक्चुअली जिनका जिस तरह से नुकसान है, सुजलॉन एक स्टॉक है जो मेरे मुताबिक अभी 40 रुपए के आसपास है। अगर कभी फॉल में ले लें तो मेरे को लगता है कि सुजलॉन यहाँ से आपका डबल ट्रिपल हो सकता है अगले 2-3 साल में, तो उससे इनका जो लॉस है काफी हद तक पूरा हो सकता है। एनर्जी में ये सलाह निकल कर आ रही है। उत्तराखंड से नवीन कुमार का सवाल हम लेंगे। IEX में इन्होंने खरीदारी कर रखी है अमोल, और बाइंग प्राइस जो इन्होंने हमें जानकारी दी है वो 180 की है। मेरे लिए ये सवाल जी अमोल। ओके, आई थिंक एक इमीडिएट में जो करेक्शन हुआ है स्टॉक में, उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्सचर को डैमेज किया है, बट अगर इमीडिएट में देखता हूँ तो 135 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हो। टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है 150 155 तक, उससे ज्यादा अभी तो नहीं लग रहा है, बट सेल ऑन रैलीज वाला ही शॉर्ट टर्म का जो अगर प्योरली मैं देखता हूँ तो टेक्सचर सेल ऑन रैलीज वाला। राइट, इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के शो को हमें यहीं समाप्त करना होगा। अमोल, आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और मुझे और पूजा को भी इजाज़त दे। लेकिन जाते जाते दर्शकों को हम छोड़ जाएंगे हमारे WhatsApp नंबर के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तमाम हैंडल्स के साथ, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।